नमस्कार, आज गाँव के ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज मैं हिमालयन टेल से आपको एक गाँव की यात्रा कराऊंगा। उत्तराखंड के एक गाँव की यात्रा, पूरी यात्रा दिनचर्या। सुबह की दिनचर्या शुरू होती है गाँव में भगवान के पूजा पाठ से और रामायण का पाठ होने के बाद यहाँ पर हमारे दिन की शुरुआत होती है। और उसके बाद गाय को सानी पानी देने के बाद उसको जो सुबह का जो आटा उसको थोड़ा मिला के रखा जाता है जौ का, और उनको देने के बाद आप फुर्सत में हो जाते हैं और फिर आप सुबह की नहाने धोने की तैयारी करते हैं। उत्तराखंड के गांव में मैं अपने गांव की बात करता हूं, ग्राम बटखोलू, पौड़ी गढ़वाल, कलजी खाल ब्लॉक, पौड़ी जनपद का यह गांव अब सुनसान हो चुका है। लेकिन अक्सर माता की सेवा में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग 6-7 साल से मैं इस गांव में रह रहा हूं। तो इस गांव की सुबह की दिनचर्या मैं आपको दिखा रहा हूं। अब घर सूने हो चुके हैं और आप लोग शहरों में जो करते हैं, गीजर में पानी गर्म करते हैं बिजली के उसमें, यहाँ पे इस प्रकार से पानी को गर्म किया जाता है। एकदम लकड़ी प्रचुर मात्रा में होती है और लकड़ियों के चूल्हे के साथ ही एक जो पहले ये डेगची थी, माता के टाइम की डेगची है, इसमें पानी गर्म करते हैं और फिर बाल्टी में डाल करके धीरे धीरे आप पानी को बाल्टी भर करके और गर्म करके नहाते हैं। 2 डेगची में 1 बाल्टी पानी हो जाता है। और मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ। अभी हमारे भाई साहब पोस्ट मास्टर साहब भी अभी जगे नहीं होंगे, या जग गए होंगे तो अपने सुबह की दैनिक क्रिया में लगे हुए होंगे। और कहते हैं मैं और मेरी तन्हाई, इसलिए भी मैं आपसे यहाँ पर वार्ता कर रहा हूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि गढ़वाली में नहीं बात कर रहे हैं, गढ़वाली को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, पाठकों, मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस गलती को क्षमा करें। यह एक प्रकार की गलती नहीं है। किसी बात को ध्यान में रख करके मैंने यहाँ पर हिंदी में यह जो पूरा ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितने भी लोग मेरे से सेना में जुड़े हुए हैं वो देश के कोने कोने से, और यूँ कहें कि बाहर देश से भी कुछ हमारे मित्र हैं जो इस ब्लॉग को देख रहे होंगे। और हमारे उत्तराखंड में ही, हमारी गढ़वाली में ही 4-5 भिन्नता आ जाते हैं। पौड़ी गढ़वाल की भाषा अलग है, टिहरी गढ़वाल की भाषा अलग है, चमोली की अलग है, उत्तरकाशी की अलग है, देहरादून में इन्हीं भाषाओं में अलग अलग इनकी बनावट हो जाती है, अलग अलग इनकी बारीकियाँ हो जाती है। इसलिए हम हिंदी में ही यहाँ पर बात करेंगे। और मित्रों, अब कुछ देर आप बड़े देवे लैंड यार हैं। हम्म। खामोशी के इन क्षणों में बतियाने के लिए गांव में कोई नहीं होता है। आपने देखा कि हम दोनों आदमी आपस में ही बात करते हैं, छोटे मोटे जो अपने हाँ हूँ है, पानी गर्म हो रहा है, इस प्रकार के। और उसके बाद नहाने धोने के बाद हम लग जाते हैं जो रिपेयरिंग के लिए। घर में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार से ये धान रखने के लिए, अनाज रखने के बर्तन हैं। और ये सबसे छोटा बर्तन है माई का, जो ऊपर रहता था सबसे, और नीचे बड़े बड़े इससे भी बहुत बड़े बड़े होते थे। यूँ कहें कि इसके 10-10 गुना, 20-20 गुना बड़े बर्तन होते थे। ये छोटे वाले भी बचे हुए हैं, बाकी सब टूट गए हैं। और इनकी लिपाई इस प्रकार से बांस की पत्तियों से बनाए जाते थे, और इनको बनाने वाले खास कारीगर होते थे, और वो दूसरे गांव से बना करके लाते थे और हमारे गांव में बेचते थे। क्योंकि हमारे गांव में धान और गेहूं प्रचुर मात्रा में होता है। इस प्रकार से इनकी लिपाई होती है पूरी मिट्टी की। इनमें रखा हुआ अनाज कभी सड़ता नहीं था, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे, कभी उसमें नमी नहीं आती थी। और इसको पूरा इस प्रकार से जो आप देख पा रहे हैं, हमारी धर्मपत्नी इसकी लिपाई कर रही हैं। और हम दोनों जब गांव में अक्सर आते हैं तो हमारा काम है पूरी पुरानी चीज़ों की सबकी रिपेयर करना और माता श्री की सेवा में रहना। बस यहाँ से नज़दीक ही 2-3 किलोमीटर पर सतपुली बाज़ार है, और वहाँ पे हम लगभग डेली अप डाउन नहीं करते हैं, हफ्ते में आ जाते हैं, तो एक एक हफ्ता, डेढ़ डेढ़ हफ्ता रहते हैं। और अब ये देखो जो मैं लिपाई कर रहा हूँ, ये भी सबसे छोटा बर्तन है माता का, धान धान रखने का। इस प्रकार से लिपाई होती है, आप बारीकी से देख पाएंगे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड के गांव में इनमें धान रखा जाता था जो कभी ख़राब नहीं होता था। और आप इस ब्लॉग को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसलिए मैंने आज उत्तराखंड की पुरानी यादें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं अपनी यादों को संजोना भी चाहता हूँ और संजो के रखना चाहता हूँ। घर में आने के बाद
आप देखते हैं कि जब डेंटिंग पेंटिंग आप कर लेते हैं तो छोटे मोटे चित्र मैं खुद ही अपने हाथ से बना लेता हूँ, ताकि घर की साज सज्जा अच्छी लगे। कोई बैठे तो आपको लगे कि आप किसी अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे चित्र उकेर लेता हूँ मैं हाथ से। और ये मेरा यूँ कहें कि मेरा ये एक प्रकार से हॉबी है। उसके बाद जब थोड़ा सा धूप अच्छी निकल जाती है, फिर आप लोग नीचे तिरपाल बिछाकर, फौजी तिरपाल बिछाकर, उसके ऊपर पूरी इन प्रकार से धान को सुखाने के लिए रख दिया जाता है। तो हम दोनों आदमी आज आए हैं यहाँ पे, तो हम इस धान को सुखा करके और फिर ये जो अपने हमने लिपाई की थी बर्तनों की, उनको भी सुखा करके फिर माता का जो कुठार है, भंडार जिसे कहते हैं, उस भंडारे में हम इनको रख देंगे। और ये उस समय की बात है जब कहा जाता था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और यहाँ पे एक एक चीज़ से आपको उत्तराखंड की खुशबू आ रही होगी। एक एक देखो, पटाले का मकान है ऊपर, ये मकान वातानुकूलित होते हैं, गर्मियों में ठंडे, ठंडे में गर्म। लेकिन अभी इनके साथ में थोड़ा सा जो बाहर जहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, वहाँ पर सीमेंट का प्लास्टर करके थोड़ा सा आकर्षक रखने के लिए यहाँ पर सीमेंट का प्लास्टर कर दिया गया है। और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके पूरे जो धान थोड़ा खेतों से लाए होते हैं, थोड़ा सा और गीले होते हैं, तो उनको इस प्रकार से सुखा करके और जो मैंने आपको बर्तन दिखाए उनमें रख दिया जाता है। उन बर्तनों को नरेला भी कहते हैं, नरेला। उनमें एक पट्टी एक दून को जाहिर करती है। दून इजिकल टू 20 पाथा। पाथा एक वो होता है, बर्तन, मिट्टी का बर्तन होता है रखने का, उसमें जितना अनाज आता है उसको पाथा कहते हैं। तो 20 पाथे का एक दून होता है। और इस जो नरेला होता है उसकी एक पट्टी का जो एक घेरा होता है उसमें एक दून आता है। इस प्रकार से इसको सुखा करके उत्तराखंड के लोग अपनी धान को बचाने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस प्रकार से रखते थे। इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ कि शायद इसके बाद ऐसी वीडियो आपको देखने को न मिले, सुनने को न मिले। तो इस वीडियो को भी आप डाउनलोड करके संजो कर रख सकते हैं। जो मेरे इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, नयार घाटी से संबंध रखते हैं, वे लोग। अब तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल आ गया अति दूर। आपकी कमाई बैंक बैलेंस वहाँ पड़ा हुआ है। और ये जब किसान खेत में से लाए हुए अनाज प्रकार सुखाता है तो उसको पक्षी भी खाती है। कहते हैं पहले पहले चूहा खाए फिर खाए किसान। चूहा खाता है, पक्षी खाती है, चींटी, यूँ कहें कि 14 भुवनों में रहने वाले जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, सबको ये अनाज पहले ही भोग लग जाता है इसका। इसलिए किसान बहुत सारे पापों से बच जाता है। और अब यहाँ पर ये माता श्री के लिए ये जो बाथरूम ये नए तरह पे बना है, थोड़ा पश्चिमी तरीके से ये बना है, टाइल्स लग के। और पश्चिमी तरह इसलिए कि क्योंकि अब धीरे धीरे गांव में वो पहले वाला हिसाब थोड़ा सा बदली हो गया है, तो लोग भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसके बाद आप चूल्हे पर पक रही है मंडवे की मोटी रोटी, और जो घी और गुड़ के साथ इसका आनंद ही अलग है। इसको खाने के लिए लोग आजकल होम स्टे में जाते हैं या गढ़वाल में आकर भी अलग अलग जगह तलाशते हैं, लेकिन हम तो अपने घर में ही इसका आनंद लेते हैं। और अंगार पे सिकी हुई रोटी, उसके बाद अंगार पे रोटी सिकी हुई खाने के बाद आप कुछ रोटी साथ में लेकर के खेत में निकल चलते हैं। और अब एक खेत की दिनचर्या, खेत में हल लगाने के लिए पहले जब मैं जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 45 जोड़ी के बैल थे। 45 दूना 90 तो बैल ही बैल थे, और गायों की संख्या तो सैकड़ों में थी उस समय की बात। लेकिन धीरे धीरे जिस परिवेश में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वीडियोस काफ़ी मेरा पुराना है। जिस समय मैं माँ की सेवा में गांव में था, उस समय का है। उस समय की दिनचर्या से मैं आपसे रूबरू हूँ कि इस प्रकार से हम खेत में जा कर के थोड़ा सा मेहनत करके खुदाई उदाई जो भी करना है, खेत बनाना है, अपने समतल करना है, कहीं पर सब्जी के लिए बोना है, कुछ लगाना है। तो इसलिए आप खेत में रोटी खाने का मेरा बचपन से ही एक बहुत प्यारा वो था, सलग था कि जब हम खेत में काम करते थे और सवाई होती थी या कोई भी काम, धान लगना होता, धान मंडाई होना, जब माँ रोटी लेके आती या भाभी लोग, कोई दीदी लोग रोटी लेके आते, तो एक तो भूख भी दुगनी हो जाती, दूसरा स्वाद भी दुगना हो जाता, और दूसरा चाव भी दुगना हो जाता था। यह खेत में रोटी खाने का एक अलग ही आनंद है, जिन्होंने खाया होगा। और उसके बाद जब पसीना हो जाता है, नहा धो करके, बगल में नदी है, नदी में नहा धो करके आप बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए, दोपहर का भोजन। हम दोनों मियाँ बीवी साथ में रिटायरमेंट के बाद एक साथ गांव में रहे हैं, तो एक साथ भोजन करने का काफ़ी अच्छा हमको मौका मिला। और अब आप देखें घंटी की आवाज़ सुनिए।
कितनी मधुर आवाज़ है ये गाय के गले की घंटी। कहते हैं कितना भी पापी हो, अगर गौ के पैरों की धूल, गौ धूली, ये समय की धूल उसके बदन पर पड़ गई तो उसके पाप बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। आपने कभी सदग्रंथों का न सुना हो तो गाय के गले की घंटी मात्र सुनने से आपको गायत्री के पवित्र श्लोक का फल, पावन फल आपको प्राप्त होता है। तो आप सुनिए, ये पवित्र गाय गौचर भूमि में चरती हैं। इस समय पर खुला सार है, यूँ कहें कि खेती समाप्त हो गई है और ये घास के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं गायों को। और इसकी धुन सुने घंटी की, और ये गायें चर के अपने आप ही घर में आती हैं। फिर उनको वही दाना पानी डालने के बाद गौशाला में बांध दिया जाता है। और आजकल के गाँव में प्रत्येक घरों में लगभग सब घरों में, जिस समय मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सब अपने अपने स्कूटी से आते जाते हैं। अभी थोड़ा पक्का पुल बना नहीं है, लेकिन घर घर में स्कूटी है। लेकिन मैं अपने समय की बात करता हूँ, मेरी दादी जब शादी होके आई थी तो उस समय बहू भी चप्पल नहीं पहन के आती थी, चप्पल गांव के बाहर ही उतार दिया जाते थे कहीं। तो जब वो चप्पल पहन के आ गई तो किसी ने उनको देख लिया तो कहते हैं कि फलाने की बहू तो चप्पल पहन के आई है। वो बात थी। गांव में छोटा मोटा रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री कब तक और कहाँ से बुलाओगे, और कब आएगा, वो कब जाएगा, आने जाने में भी समय व्यर्थ होगा। तो छोटे मोटे रिपेयर गांव के लोग खुद अपने हाथ से ही कर देते हैं। मैं तो अपने हाथ से करता हूँ सारी रिपेयरिंग। और रिपेयर करने के बाद भी उसको रंग रोगन करके एकदम टैट फॉर टैट, एकदम बिल्कुल चकाचक बना दिया जाता है। और उसके बाद खे माँ कहेगी कि भैया उस वाले बड़े वाले पेड़ पे पुआल लगा है, सूखी घास लगी है, उस घास को निकालो, अगले 2 महीने के लिए गाय के लिए जो चर के आएंगी वो होगा, और ये सूखा घास भी उसको साथ में खाने के लिए दिया जाता है। तो ये सूखे घास की जो आज हमने पलकुंडी, हम इसे कहते हैं अपने उत्तराखंड में, और ये निकाला है। ये सूखे घास को हम फिर गौशाला में बंद करके रख देंगे। और देखिए घर की साज सजावट से आप कितना अट्रैक्टिव लगता है घर। ये होम स्टे बनाने के लिए आपने लोगों को बनाने के लिए आप आमंत्रित कर रहे हैं। पहले आप खुद रहिए उस घर में, घर को साफ़ सुथरा करके खुद रहिए। और अब तो सीमेंट के घर बनने लगे हैं। ये मेरे दादाजी का ऊपर वाला मकान है, इसमें भाई साहब ने पूरे चारों तरफ से सीमेंट के पिलर लगे हैं, बिल्कुल एक अप टू डेट बना दिया गया है। और इस प्रकार से उत्तराखंड के गांव में अभी भी सुबह और शाम का एकदम सन्नाटा हो जाता है, और एकदम तन्हाई का सा वातावरण हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि शाम के समय पर भी चाय के साथ में एकदम पतीली को ऊपर रख दिया जाता है चूल्हे पर, और उससे पानी गर्म करना, कहीं से आप आए उससे आपने हाथ पैर धोने के बाद शाम की पूजा पाठ में जब आप लगते हो वो काम होता है। और इस समय भी पानी को गर्म करने के लिए आग सुलगा दी जाती है, और बैठने के लिए चारों तरफ से, आग के चारों तरफ से बैठने से शरीर को भी गर्मी मिल जाती है, और एक पंथ दो काज हो जाते हैं। और ये माहौल गांव में है, एकदम खुले में आग सेकने का आनंद तो गांव में ही आता है। तो ये अगर आप उत्तराखंड में हैं तो अपने गांव के विजिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको भी अपने गांव के इस स्वरूप से रूबरू होने का समय मिले, और आप इसका आनंद ले सकें कि एकांत में बोते दिल ढूंढता है। और इस प्रकार से आप अपने घरों में आए जाए, उनका देख रेख भी होता रहेगा, रख रखाव भी होता रहेगा, और इससे आपको आपके लिए एक देंगे। तो आप देखते हैं रिटायरमेंट के बाद मैंने जब से माँ की सेवा में मैं उपस्थित रहा हूँ, किसी चीज़ की किसी प्रकार की कोई कमी ना हुई। और जब इन माता पिता ने आपके लिए किसी चीज़ ओढ़ने, बिछाने, पहनने, किसी चीज़ की कमी न होने दी, तो आप इनको भी किसी प्रकार की कमी न होने दें, ये आपका फ़र्ज़ है। लेकिन आप अपने बीवी बच्चों के दौड़ भाग में, इस माया के प्रपंच में इतने रच बस जाते हैं कि सब कुछ भुला बैठते हैं। तो आप, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल पर आकर के सदस्यता ग्रहण करें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा के वीडियो मैं आपसे भेजता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ये आज साल का नया दिन ज़रूर है, लेकिन ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल है। और सेवा, नहाने धोने के बाद जब माता जी बैठ जाती हैं, फिर भजन कीर्तन का समय होता है,
और मैं किसी और चीज़ को नहीं, मैं अपने स्वतः ही अपने हारमोनियम पर भजन गाकर माता को सुनाता हूँ और माता भी मगन होकर के सुनती हैं। आप यूँ कहें कि एक भक्तिमय माहौल देना, एक शक्तिमय माहौल देना और उनको एक इस बुढ़ापे में हर प्रकार का सहारा देना हमारा ही तो फर्ज है। और कौन आएगा? जो अधिक बेटे होते हैं, 4-4 बेटों की माँ मैंने देखी है कि ऐसी हालत में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय गुजारे हैं। भगवान न करे कि किसी माता को वृद्धाश्रम की ओर ताकना पड़े। अगर आप उनके पुत्र हैं तो उनका ध्यान रखिएगा, ईश्वर आपका ज़रूर ध्यान राम लगन जीविता मैंने बंदिया जीवन रतन रघुपति बहुत बढ़ाए तुम मन में अब कई समय ऐसे भजन तुम्हारो जैसे गावे बाकी लगावे संसार के ब्रह्मादि मुनीसा नारद इस ब्लॉग में अभी इजाज़त चाहता हूँ। अगले ब्लॉग में मिलेंगे और एक उत्तराखंड की नई प्रस्तुति लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।